हेलो गाइस, आज हम आपको नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप एक बार अपनी बुक की रीडिंग ले लेंगे और इस चैप्टर में जो ये वीडियो में दिखाया गया है वो समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता लाइफ में आज और किसी भी कंपटीशन में इसके अलावा कोई क्वेश्चन निकल के आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू में पालमपुर जो विलेज है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज ऑथर ने लिखा, उसमें इस चीज को समझने के लिए इसमें सारी प्रोडक्शन चेन को समझाया गया है। प्रोडक्शन चेन का मतलब जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो उस चीज की जरूरत से लेकर उस चीज की सप्लाई तक, दैट इज प्रोडक्शन चेन। मेन एक्टिविटी जो यहां हो रही है पालमपुर में वो है फार्मिंग। कुछ और एक्टिविटीज भी हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं। अब हमें जरूरत है ये देखने की कि फार्मिंग या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो रिक्वायरमेंट्स 4 हैं जी। पहली रिक्वायरमेंट आपको नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, फिर मैन मेड रिसोर्सेज, थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द लास्ट इज मनी। दीज 4 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। आगे चलते हैं। योर इंट्रोडक्शन। जब आप इंट्रोडक्शन देखते हैं पालमपुर विलेज का तो आप कंपेयर करिए इसको अपने विलेज, आपके गांव जैसा ही है। उसमें 2 चीजें हैं। पहली ज्योग्राफी आपको उसकी समझनी पड़ेगी, दूसरा डेमोग्राफिक समझने पड़ेंगे। ज्योग्राफी से मेरा मतलब है वहाँ के रोड्स कैसे हैं, वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ पे किस प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, एटसेट्रा। डेमोग्राफिक से मेरा मतलब है कि पालमपुर में पॉपुलेशन क्या है, हाउसेस कितने हैं, फैमिलीज कितनी रहती हैं, मेल फीमेल रेशियो क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और उसके अलावा बहुत सारी और चीजें जैसे स्कूल कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, हेल्थ सेंटर कितने हैं, एवरीथिंग। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले जो प्रोडक्शन का एम है दैट इज टू फुलफिल द डिमांड, दैट इज टू फुलफिल द वांट्स ऑफ ए कंज्यूमर और ए पर्सन। अब किसी भी वांट को पूरा करने के लिए वी प्रोड्यूस ए थिंग। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है 4 चीजों की। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 योर फिजिकल कैपिटल, नंबर 4 योर ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड के साथ सिर्फ लैंड नहीं, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स, जैसे फॉरेस्ट एटसेट्रा। बात करूं लेबर की तो लेबर 2 प्रकार की, स्किल्ड अनस्किल्ड। जिसको काम आता है स्किल्ड, जिसको काम नहीं आता अनस्किल्ड। चलिए अब बात करूं फिजिकल कैपिटल की तो फिजिकल कैपिटल में 2 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट फिक्स्ड कंपोनेंट, दैट इज फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल, एंड सेकंड कंपोनेंट इज वर्किंग फिजिकल कैपिटल। फिक्स्ड में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब फिक्स्ड के एग्जांपल हैं, और वर्किंग में रॉ मटेरियल और मनी। जैसे अगर मैं टूल्स की बात करूं तो टूल्स के लिए आपको चाहिए, जैसे एक किसान को हल चाहिए होता है, एक किसान को ट्रैक्टर चाहिए होता है। मशीन्स में जैसे उसको कोई बड़ी कंबाइन मशीन चाहिए। बिल्डिंग में जैसे उसको घर चाहिए, कोई उसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दे ऑल आर कंसीडर्ड अंडर फिजिकल कैपिटल इन द कंपोनेंट विच वन फिक्स्ड। वर्किंग में हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हर साल चाहिए, मनी चाहिए, हर साल चाहिए, बट फिक्स के लिए दैट इज नॉट कंपल्सरी। जरूरी नहीं वो कि हर साल आपको चाहिए। नेक्स्ट इज योर ह्यूमन रिसोर्सेस। जो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है
दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, उसमें नॉलेज दैट इज मस्ट। अब हम आगे चलते हैं, फटाफट दो चीजें कर लेते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग इन पालमपुर 70 से 80% जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग बेस्ड है, लेकिन फार्मिंग से जुड़े बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम एक बाय एक वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पहली जो प्रॉब्लम है वो फिक्स्ड लैंड का जो पोर्शन है वो फिक्स्ड है, क्या करें? अब इसका कोई समाधान नहीं है। पालमपुर में क्या किया, जो वेस्ट वाटर लैंड था उसको भी कन्वर्ट कर लिया कल्टीवेटेड लैंड में, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। फिर आया कि हम एक लैंड में ज्यादा क्रॉप्स, सेम लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा यील्ड कैसे बनाए। अब दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग करें, दूसरा ऑप्शन था कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन जो बाद में आया उस पर जाएं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। एक साल में वन पीस ऑफ लैंड से एक से ज्यादा फसल उगाना, जैसे 2 फसल उगाना है, 3 फसल उगाना, जैसे विंटर सीजन, रेनी सीजन एंड द थर्ड सीजन क्रॉप, जैसे रबी और खरीफ, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब हम समझते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया। 1960 से पहले एवरीथिंग वाज नॉर्मल, ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी, ट्रेडिशनल सीड्स थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आ गई, मतलब सीड्स को एडवांस्ड कर दिया गया। प्रोडक्शन 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर से सीधा 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर चले गई, 2 गुने से भी ज़्यादा चली गई। और क्या हुआ, इसमें एक प्रॉब्लम आई कि इसको पानी की, इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, प्लस इसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा चाहिए थे। अब केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड चाहिए तो एक प्रॉब्लम फिर हमें आई। क्या आई कि क्वेश्चन था कि क्या हमारी जो लैंड है वो सस्टेन करेगी, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया। अब जब सस्टेनेबिलिटी की बात आई तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने 2 प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी। पहली प्रॉब्लम खड़ी करी कि जो सोइल की फर्टिलिटी थी दैट वाज लॉस्ट। दूसरी प्रॉब्लम आई जो वाटर टेबल था दैट लोअर। अब ये 2 प्रॉब्लम ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम आई। इसके अलावा एक जो दिक्कत थी फार्मिंग में वो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन थी। जैसे अगर हम पालमपुर की ही बात करें तो यहाँ पर 450 फैमिलीज थी, इनमें से 150 फैमिलीज तो ऐसी थी जिनके पास लैंड ही नहीं थी, 240 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 2 एकड़ से कम का टुकड़ा था, छोटे किसान थे, 60 फैमिली ऐसी थी जिनके पास 2 एकड़ से ज़्यादा। अब प्रॉब्लम यहाँ हुई, चलो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कम किसान ऐसे थे जिनके पास अबंडेंट अमाउंट में अबंडेंट जो फील्ड्स थे वो थे। अब प्रॉब्लम आई लेबर की। इसके साथ जो लेबर एसोसिएटेड है कि वर्क, जो छोटे किसान हैं या जो लैंडलेस है उनको वर्क कौन देगा। क्वेश्चन गया बड़े किसानों पर कि बड़े किसान इनको लेबर पर रखेंगे, जब या तो वो रख सकते हैं डेली बेसिस पर या वो रख सकते हैं क्रॉप के अकॉर्डिंग, विंटर क्रॉप में रख लिया जब भी उनको रिक्वायरमेंट हुई। अब जो लैंडलेस फार्मर हैं या वो स्मॉल फार्मर्स हैं जो जिनकी अपने पास ज़मीन कम है, फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो उन्होंने बड़े किसानों के जो खेत हैं उनमें काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बदले में उन्हें या तो कुछ कैश दिया जाता था या कुछ जो क्रॉप्स थी वो दी जाती थी, लेकिन लैंड पर कोई अधिकार नहीं था। अब प्रॉब्लम आती है कि उनको वेजेस क्या मिलेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स कर दी, सीलिंग फिक्स की, उस सीलिंग को छोड़ के उससे भी कम जो बड़े किसान थे वो उनको देते थे, और वो भी टाइम पर नहीं। बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है छोटे किसानों के। इसके साथ साथ उनको एक समस्या का और सामना करना पड़ता है। मॉडर्न फार्मिंग आ गई। मॉडर्न फार्मिंग में प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है, लेकिन कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों? सीड्स खरीदने हैं, महंगे सीड्स हैं, HYV सीड्स मैंने बताया ना आपको, HYV, उन सीड्स को खरीदने के लिए उनके पास तो पैसा नहीं है। उनको पैसा ये सारी इनपुट्स के लिए उधार लेना पड़ा।
क्वेश्चन ये है उधार लेंगे किससे? उधार लेंगे बड़े किसानों से। तो बड़े किसानों से इन्होंने उधार लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट रेट को, ब्याज दर को ज़्यादा कर दिया। इनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा। मॉडर्न जो फार्मिंग है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्मिंग आई, उसने जो कैपिटल है, स्मॉल फैमिलीज, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर दी। एक और है जो बड़े किसान थे, सेल ऑफ सरप्लस। छोटे के पास तो इतना ज़्यादा यील्ड नहीं था, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट यील्ड था कि वो अपने घर में खा सकें, पूरे साल में खा सकें। उसके अलावा उनके पास सरप्लस मार्केट में बेचने के लिए नहीं था। लेकिन जो 60 किसान थे, ऐसे आपके गांव में भी कुछ किसान बहुत बड़े होंगे जिनके पास बहुत सारी लैंड होगी, वो किसान उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जो यील्ड है उस यील्ड को मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। अब जब वो मार्केट में बेचेंगे तो ऑब्वियसली उनको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, पैसे मिलेंगे, मुनाफा कमाया जाएगा। उस मुनाफे के उन्होंने बैंक में सरप्लस को सेल किया। सेल करने के बाद बैंक में सेविंग की। सेविंग करने के बाद जब भी छोटे किसानों को ये करने के लिए, कैपिटल बनाने के लिए, अपने इनपुट्स खरीदने के लिए कभी भी जरूरत पड़ी, उन्होंने उठा के उनको बड़ी ब्याज दरों पर क्या दे दिया? पैसा दे दिया। उनसे इंटरेस्ट, उनका अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले। ऐसे ही वो उनके दास बनते चले गए। हर साल काम करते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सारा का सारा अर्निंग जो है वो किस में चला जाता? उनके ब्याज में चला जाता। अब बात करते हैं नॉन फार्मिंग सेक्टर्स की। नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में जैसे हम पालनपुर गांव में देख रहे हैं, सबसे पहले डेयरी एंड लाइव स्टॉक। इसमें जैसे किसी के घर बफेलो, समझते हैं बफेलो, सबसे पहले बफेलो को हमने फीड किया। फीड कहाँ से आया? फार्मिंग सेक्टर से आया। फीड किया, फीड करने के बाद उसमें फीड में क्या हो सकता है? ज्वार हो सकता है, बाजरा हो सकता है, और बहुत सारी फसल हैं जो बफेलोज या एनिमल्स खाते हैं। बफेलो ने फिर क्या दिया? दूध दिया, मिल्क प्रोड्यूस हुआ। मिल्क प्रोड्यूस करने के बाद वो कलेक्शन सेंटर, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर बहुत सारे हैं उसके आसपास, जो पालनपुर है, मैंने बताया आपको, वहाँ पे गया और अल्टीमेटली वहाँ से जो अर्निंग हुई और इससे एसोसिएटेड जो लोग थे थोड़े बहुत, उन्होंने अपना गुजारा किया। अब जो दूसरी एक्टिविटी है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। उसमें 50% से भी कम लोग जो थे वो इसमें एसोसिएटेड थे। इसमें या तो वो फैक्ट्रीज में काम करें या अपने घर में ही छोटी सी सब्सिडरी यूनिट खोल रहे हैं, उससे ही अपना काम चला लें, फैक्ट्रीज और होम एक्टिविटीज़। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट है जो कृषि के अलावा भी कुछ और हमें बताता है। तीसरा हमारा शॉपकीपिंग। शॉपकीपर्स वो थे, जैसे भी आपने अपने गांव में भी देखा होगा कि कुछ लोग जिनके घर बस स्टैंड के आसपास होते हैं, वो अपना छोटा सा बाहर का पोर्शन में दुकान खोल लेते हैं और वहीं से अपना अर्निंग चलाते हैं, अपने बच्चे का पेट भरते हैं और अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं। ऐसे ही शॉपकीपिंग में जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, कैसे होता है? होलसेलर से वो लेके आते हैं और वो कंज्यूमर तक, जो गांव में खरीदने वाले हैं, उनको वो बेचते हैं। तो शॉपकीपिंग से भी दैट इज ऑल्सो ए प्रोफेशन डिस्पाइट ऑफ फार्मिंग सेक्टर। द ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें, जिन लोगों को ड्राइविंग करनी आती है, उन लोगों ने क्या किया? फेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया फॉर द गुड्स, फॉर द क्रॉप्स। उनके बदले वो क्रॉप्स को पहुंचाते या किसी सामान को पहुंचाते, रॉ मटेरियल को पहुंचाते, फिनिश्ड गुड को लेके आते, उसके बदले उनको पैसे मिलने स्टार्ट हो गए। दैट इज ऑल्सो ए प्रोफेशन ऑफ नॉन फार्मिंग सेक्टर। बट ये सारा जो 4 एक्टिविटीज़ हैं, डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा शॉप कीपिंग, ट्रांसपोर्ट, ये 20 to 30% जो लोग थे वहाँ, दे आर डूइंग दिस। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर एसोसिएटेड विद सेक्टर? फार्मिंग सेक्टर। अब हम 2 मिनट में एक चीज़ कर लेते हैं कि क्या जर्नल नॉलेज में इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। 7 चीज़ें हैं। पहली, डेफिनेशन ऑफ यील्ड। सीधा सा समझ लो, यील्ड का मतलब एक खेत में एक साल में कितना फसल पैदा हो रहा है एक एकड़ में। दूसरा, क्रॉप्स किस टाइप की होती है? जैसे हमने मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जांपल लिया पहले, तो दूसरा हम मल्टीपल क्रॉपिंग को ही ले लेते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन क्या है? मैंने आपको बता दी है।
अब क्रॉप्स में खरीफ, रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी? समर क्रॉप्स जैसे ज्वार, जैसे बाजरा। रबी में जैसे व्हीट, जैसे जो विंटर में उगाया जाता है। ऐसे मल्टीपल क्रॉपिंग मैंने आपको बताया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से बताए? 4, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन कैपिटल। फिर एक बहुत बढ़िया चीज है, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। मैंने आपको बताया HYV सीड्स और पुराने वाले सीड्स, पानी की कंजप्शन, कैपिटल ज़्यादा लगना, एटसेट्रा। मॉडर्न मेथड, ओवर यूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज, देर आर ऑल्सो साइंटिफिक प्रोसेस। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सोचो कि जो मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न मेथड है, उसने नेचुरल रिसोर्सेज को कर दिया। मैंने आपको बताया था कि इसने क्या किया, सोइल इनफर्टिलिटी कर दिया, इसने वाटर टेबल को लोअर डाउन कर दिया। दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड। छठा जो क्वेश्चन है, एक डाटा बेस्ड है कि एक हेक्टेयर को कैसे मापते हैं। अगर 100 मीटर एक साइड और 100 मीटर एक साइड हो, दैट लैंड एरिया इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। तात्पर्य ये हुआ 1 हेक्टेयर दैट इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है, दैट इज प्रोडक्शन चेन। व्हाट इज प्रोडक्शन चेन? इफ आई वांट समथिंग, आई विल गो टू द मार्केट, आई विल सर्च इट एंड आई विल गिव द डिमांड। डिमांड के बेसिस पर फैक्ट्रीज उसको बनाएंगी रॉ मटेरियल के साथ, इनपुट्स के साथ। जब वो बनकर तैयार होगा तो ट्रांसपोर्ट करके फिनिश्ड गुड में वो होलसेलर के पास आएगा, वहाँ से रिटेलर लेके आएगा, रिटेलर से वो मेरे पास आएगा, मेरी डिमांड पूरी होगी, दैट इज सप्लाई एंड माई डिमांड विल बी कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।